कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मची उस चीख पुकार और अफरा तफरी से, जहां डॉक्टर और नर्सों की एक टीम स्ट्रेचर पर एक प्रेग्नेंट महिला को बेहद गंभीर हालत में लेकर दौड़ रही है। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, रास्ता खाली करो, इमरजेंसी है, बहुत खून बह रहा है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि यूपिन है, जो एक खौफनाक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई है। होश खोने से ठीक पहले यूपिन बेहद कमज़ोर आवाज़ में डॉक्टरों के सामने गिर गिराती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन पुलिस के मुताबिक सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और इमरजेंसी सी सेक्शन के बावजूद यूपिन के पेट में पल रहे 9 महीने की बच्चे की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है। डॉक्टर केवल माँ की जान बचा पाते हैं। अदालत के कटघरे में खड़ी यूपिन जब रोते हुए अपनी यह बीती सुनाती है तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर जाता है। वो गुस्से और बेबसी में चीखती हुई तांत्रिक बुल्लू की तरफ उंगली उठाती है। तुमने मेरे बेटे को एक खिलौना बनाकर बेच दिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा, कमीने? क्या तुम इंसान भी हो या जानवर? भगवान करे तुम नरक में आग में सड़ो। लेकिन तभी कोर्ट रूम का पूरा रुख बदल जाता है जब इस केस के मुख्य डिफेंस लॉयर जित्री, जिसे पूरी दुनिया द एविल लॉयर के नाम से जानती है, अपनी शातिर कानूनी चालें चलना शुरू करती है। वह डॉक्टर को गवाह की कुर्सी पर बुलाती है और अपनी पैनी निगाहों से देखते हुए पूछती है, जब आपने डिलीवरी की तो क्या बच्चे ने कोई आवाज़ की थी? उसका रंग कैसा था, हरा या बैंगनी? डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, उसका रंग उड़ा हुआ था और कोई धड़कन नहीं थी। जित्री मुस्कुराते हुए कानून की सबसे क्रूर और घिनौनी परिभाषा अदालत के सामने रखती है। वो कहती है, योर ऑनर, मेडिकल और कानूनी तौर पर किसी भी शिशु का अस्तित्व और उसकी लीगल पर्सनैलिटी तब शुरू होती है जब वो पूरी तरह जन्म ले ले और डिलीवरी के बाद जीवित बचे। लेकिन इस बच्चे की धड़कन तो कोख में ही थम चुकी थी। इसका मतलब कानून की नज़र में यह कोई लाश नहीं है बल्कि सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। और जब कानूनन यह कोई लाश ही नहीं है तो मेरे मुवक्किल पर धारा 199 और 366 के तहत सब के अपमान का केस बनता ही नहीं। यह केस को यहीं खारिज कर दिया जाए। इस दलील को सुनकर सरकारी वकील आपत्ति जताता है और कहता है, क्या आप एक ऐसे बच्चे को जो पैदा होने ही वाला था मांस का टुकड़ा कह रही हैं? हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन जित्री पलटकर पूछती है, क्या आपके पास इसका बर्थ सर्टिफिकेट है? अगर आप इसे इंसान कह रहे हैं तो जजों के पास कानून की इस बारीक साजिश के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और तांत्रिक मुन्नू को बरी कर दिया जाता है। मुन्नू खुश होकर जित्री को बधाई देता है, लेकिन जैसे ही जित्री कोर्ट रूम से बाहर कोर्ट की लॉबी में आती है, गुस्से से पागल हो चुकी यूपिन भागते हुए आती है और जित्री के चेहरे और महंगे कपड़ों पर सुअर का लाल खून फेंक देती है। मीडिया के कैमरों के सामने वो चीखती है, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है, जानवर? इस घिनौने न्याय को देखकर जित्री की अपनी असिस्टेंट भी रोते हुए अपनी फाइलें जमीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे लगा था आपके साथ काम करके मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी, लेकिन अब घिनौनी है, मुझे आपसे नफरत है। इस पर जित्री बिना किसी पछतावे के ठंडे लहजे में कहती है, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो कानून मुझे इजाज़त देता है। अगर मैं जो करती हूँ वह बुरा है तो इस बिल्डिंग में बैठा हर शख्स बुरा है। अपनी फाइलें खुद उठाओ। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है और एंट्री होती है एक सरकारी वकील में की, जो स्वभाव से बेहद ईमानदार, सीधा और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाला शख्स है। मैक के पास रोरुंग ईस्ट वेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगी भयानक आग का केस आता है, जिसमें भारी लापरवाही की वजह से एक बेकसूर इंसान की जान चली गई थी और करोड़ों संपत्ति खाक हो गई थी। इस केस में फैक्ट्री के एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड परितारन को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसने बिना किसी विरोध के पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेक को इस जल्दबाजी में किए गए कन्फेशन पर शक होता है। जब वो उस चली हुई फैक्ट्री के पास की बस्तियों में छानबीन करने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर रचरा की बेटी आंग से होती है, जो पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रही थी। वहाँ की औरतों से बात करने पर मैक के सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। वो बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड तो असल में बहुत सीधा और बेहद लाचार है। उसका अपना बेटा ऑनलाइन जुए के भयंकर कर्ज में डूबा हुआ था और लिंदारू से जान बचाने के लिए अपनी छोटी बेटी क्रांति खुदागर के भरोसे छोड़कर भाग गया था। उस बुजुर्ग दादा ने अपने अनाथ पोती के भविष्य को सुरक्षित करने और बेटे का कर्ज चुकाने के लिए एक बहुत बड़े रसूखोर असली फैक्ट्री मालिक का गुनाह अपने सिर ले लिया था, ताकि बदले में उसे एक मोटी रकम मिल सके। फैक्ट्री का मालिक बेटा और खुद एक बेहद चालाक वकील तेजिन मैक को कोर्ट रूम के बाहर रोकता है और कहता है, वह बुजुर्ग अपनी मर्जी से जेल जाना चाहता है ताकि जिम्मेदारी ले सके। तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्या कोर्ट की फीस बढ़ाना चाहते हो? लेकिन मैक अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटता। वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उस बुजुर्ग को उसकी पोती का वास्ता देता है और कहता है, अगर आपने गुनाह नहीं किया है तो सच बोलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप जेल गए तो पोती का क्या होगा? जब जज साहब परितारन से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना गुनाह कबूल करते हो, तो बुजुर्ग मैक की तरफ देखता है और भरी आंखों से कहता है, नहीं रनर, मैं बेगुनाह हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। यह सुनते ही तेजिन का पूरा खेल बिगड़ जाता है।
वह गुस्से में मैक के पास आता और धमकी भरे लहजे में कहता है, ये केस तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है मैक। मैंने तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से चेतावनी दी थी पर तुम नहीं माने। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तेजिन वहाँ से सीधे गोल्फ कोर्स जाता है जहाँ उसके पिता पुलिस जनरल अनान मौजूद है। तेजिन अपने पिता से कहता है कि मैक ने केस में अड़ंगा डाल दिया है लेकिन वह उसे संभाल लेगा। उसके पिता गोल्फ स्टिक से शॉट मारते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में कहते हैं, याद रखो, जब कोई तुम पर भरोसा करके तुम्हें कोई काम सौंपता है तो तुम्हें अपनी जुबान की कीमत रखनी होती है। अगर तुम नाकाम रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब कहानी अपने सबसे सस्पेंस और खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। तेजिन मैक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए और उसे चुप कराने के लिए एक बेहद घिनौना और साथी भरा जाल बुनता है। वह मैक के बैंक अकाउंट में चुपके से 3 लाख बात का एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करवा देता है ताकि उसे रिश्वतखोर साबित किया जा सके। इसके बाद वह मैक को फ़ोन करके आधी रात को सरबूरी स्थिति पर एक सुनसान और अंधेरे बंगले पर बुलाता है। तेजिन के पास एक ऐसा राज था जो मैक के एक्स गर्लफ्रेंड आंग से जुड़ा था। आंग ने ठीक 3 महीने पहले एक बोन पार्टी में लौटने के बाद अचानक बिना किसी वजह बताए मैक से ब्रेकअप कर लिया था। बंगले के लॉन में मैक के पहुंचते ही तेजिन एक फाइल उसके सामने फेंकता और एक खौफनाक सच बयां करता है। याद है 3 महीने पहले 1 जुलाई की वो बोट पार्टी? उस रात उस नाव पर मौजूद वीवीआईपी लोगों के बीच एक विदेशी वेट्रेस की रहस्यमय मौत हुई थी और तुम्हारी इस आंग ने अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए उस लड़की की लाश को चाओ फ्राया नदी में फेंकने और सबूत मिटाने में मदद की थी। ये देखो, अखबार की कतरन, 10 जुलाई को उसकी लाश मिली थी। मैक ये सुनकर अंदर तक हिल जाता है। तभी तेजिन वहाँ अपनी नई कैडी नेऊ को सामने लाता है। नेऊ और कोई नहीं बल्कि उस मरी हुई विदेशी वेट्रेस की सगी बहन थी जो असलियत जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालकर तेजिन के यहाँ काम कर रही थी। तेजिन साइकोपैथ्स की तरह हंसते हुए मैक से कहता है, ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने मुंह खोल सकती है और आंग का करियर बर्बाद कर सकती है, इसलिए आंग को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, इस गवाह को हमेशा के लिए गायब कर देना। मैक चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो तेजिन, ये लड़की डरी हुई है, ये कुछ नहीं बोलेगी, ये वापस म्यांमार चली जाएगी। नेऊ भी रोते हुए पैर पकड़ लेती है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी साहब, मुझे जाने दो। लेकिन तेजिन मुस्कुराता है और अचानक अपनी जेब से बंदूक निकालता है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़बरदस्त गोल चलने की आवाज़ गूंजती है। तेजिन नेऊ पर फायर कर देता है। नेऊ चीखते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। मैं गुस्से में तेजिन पर झपटता है। दोनों के बीच बंदूक को लेकर भारी हाथापाई और धक्का मुक्की होती है। तेजिन मैक को नीचे गिरा देता है और जबरन वह गर्म बंदूक मैक के हाथों में थमा देता है, जिससे बंदूक पर मैक के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तेजिन थप्पड़ मारते हुए हंसता है, बधाई हो मैक, अब हम दोनों एक ही नाव पर है। इस बंदूक पर हम दोनों के निशान हैं। अगर तुम रिसाइकलिंग फैक्ट्री वाले केस के पीछे नहीं हटे तो तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे। अब क्या कहते हो? तेजिन अपनी जीत के नशे में चूर होकर मैक का मजाक उड़ा ही रहा होता है कि अचानक सीन पूरी तरह कट हो जाता है। अगले ही पल स्क्रीन पर एक सनसनीखेज न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ गूंजती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस जनरल अनान के बेटे और मशहूर वकील तेजिन के उनके ही बंगले पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मौके से सरकारी वकील मेक प्रियावाचित को खून से सनी बंदूक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मेक पर तेजिन की हत्या का आरोप और उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी गई है। यानी जो तेजिन दूसरों को मर्डर के केस में फंसाने का जाल बुन रहा था, खुद उसी रात मौत के घाट उतर चुका है। उसकी हत्या किसने की, यह गहरा राज बन जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर पूरा इल्जाम मेक के सिर आ जाता है। एपिसोड के बिल्कुल आखिरी दृश्यों में मेक पुलिस स्टेशन के एक बेहद अंधेरे सीलन भरे कमरे में हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े बैठा है। उसका पूरा वजूद, उसकी ईमानदारी, उसकी ज़िंदगी एक पल में तबाह हो चुकी है। वो बुरी तरह काँप रहा है। तभी कमरे का भारी दरवाज़ा खुलता है और सन्नाटे को चीरती हुई ऊंची हील्स के चलने की आवाज़ गूंजती है। अंधेरे से निकलकर कोई और नहीं बल्कि वही शातिर, ठंडे दिमाग वाली और डरावनी वकील जित्री मेक के ठीक सामने खड़ी होती है। जित्री अपने गहरी पेंदी निगाहों से बेबस मेक को देखती है। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय सिकन है। वह बेहद शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहती है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है मैक। अगर इस नरक से ज़िंदा बाहर निकलना चाहते हो तो अब जो मैं कहती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि इस दलदल से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इस महा ट्विस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ द इविल लॉयर का पहला एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।